Good morning, students. Today we will study about exercise. We will do exercise of chapter 7, पार्ट 7 दीदी की डायरी चैप्टर का एक्सरसाइज वर्क करेंगे। तो आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के इस वीडियो को वॉच करिएगा और समझिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट से दिया हुआ है बच्चों, दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। तो कल का वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों कि संजू डायरी लिखना चाहती थी, लेकिन डायरी लिखना शुरू कैसे करें, इसलिए उसने दीदी से डायरी ली और पढ़ी ताकि उनको कुछ क्लू मिल जाए, कुछ तरीका प्राप्त हो जाए जिससे वो उनको डायरी लिखने में मदद मिल सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू की दीदी किस चुटकुले को पढ़कर लोटपोट हो गई थी। तो संजू की दीदी किस चुटकुले को पढ़कर लोटपोट हो गई थी बच्चों? यही ना कि खरीदार कहता है मालिक से, इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो। तो मालिक कहता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। इस चुटकुले को पढ़ करके लोटपोट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए। तो बच्चों, संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए? हाँ, संजू की दीदी ने पिकनिक में कुछ करतब दिखलाए, जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सुंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी, है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए। तो संजू की दीदी के मन में लड़कियों की शिक्षा के विषय में क्या विचार आए बच्चों? हाँ, कल पढ़े थे ना, संजू की दीदी के मन में विचार आया कि लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती, उससे बाहर नहीं जा पाते। इस तरीके से विचार आए। संजू ने साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी और वह पुस्तक उसे क्यों पसंद आई। तो संजू ने साहित्य की कौन सी पुस्तक पढ़ी बच्चों? संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। रिक्शा वाले की छींक का संजू पर क्या असर हुआ। तो रिक्शा वाले की छींक का संजू पर क्या असर हुआ बच्चों? हाँ, रिक्शा वाले की छींक सुनते ही दादी माँ ने कहा बिटिया, है ना, क्या कहा? रिक्शा वाले की छींक सुनते ही दादी माँ ने कहा, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। संजू का मन भी मैला हो गया था, किंतु संजू के विद्यालय में उस दिन क्या था? संजू को अभिनय करना था। वह सोची जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके संजू चल दी। संजू के अभिनय की प्रशंसा हुई, उसे पुरस्कार भी मिला। अब संजू शकुन और अपशकुन के पैर में पड़ने वाली नहीं थी। नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा क्यों आया? नन्ही संजू को अपनी सहेली पर गुस्सा क्यों आया? तो नन्ही संजू को अपनी सहेली पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसकी सहेली अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहती थी। संजू को तोत्तो-चान के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू मज़ेदार लगे और वह मन में क्या सोचती है। तो बच्चों, तोत्तो-चान जिस स्कूल में पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो जहाँ चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, उन्हें पूरी आज़ादी थी। तोत्तो-चान एक मनमौजी लड़की थी, उसे रेल के डिब्बे वाले स्कूल जम गई थी। संजू सोचती है कि क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। तो संजू के पूरे दिन उदासी में बीतने के क्या कारण थे। तो संजू के पूरे दिन उदासी में बीतने के क्या कारण थे बच्चों? संजू की सहेली नीलू की पढ़ाई छूटने वाली थी, क्योंकि नीलू के घर वाले ने उसकी शादी तय कर दी थी, है ना। नीलू संजू के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी थी, बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता है नहीं। इसलिए संजू पूरे दिन उदास थी। तो ये तो रहा आप लोगों का बच्चों पार्ट से। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो पार्ट से आगे का है, उसको हम लोग करेंगे। ओके, पार्ट से आगे दिया हुआ है बच्चों, आपके माँ पापा
और शिक्षक आपको बहुत से कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में परिवर्तन होता है। उन अनुभवों को कक्षा में परस्पर चर्चा कर लिखिए। तो बच्चों, आपके जीवन में जो आपके पेरेंट्स, माता पिता और शिक्षक के द्वारा जो आपको मोटिवेट मिला, जो आपको प्रोत्साहन मिला, उसके कारण से आपके जो जीवन में परिवर्तन हुआ, उन अनुभवों को आप लोगों को चर्चा करके लिखना है। जैसे अनुभव कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं बच्चे, जैसे कोई बच्चा, किसी बच्चे को इस तरीक़ा से आ सकता है, अनुभव से प्राप्त हो सकता है, हमारे पिता ने हमें ईमानदारी से पढ़ना सिखाया, जिस कारण से हम प्रतिवर्ष कक्षा में प्रथम आते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, हमारे पिता या माँ, है ना, हमें ये संस्कार दिए जिसकी वजह से हम हमेशा अपने से बड़ों के सामने क्या करते हैं, अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से सभी लोग हमारी सराहना करते हैं। तो इस तरीक़े से अनुभव आप लोगों को शेयर करना है। कल या नेक्स्ट मीटिंग में, है ना, मैं आप लोगों से इस अनुभव को पूछूंगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ओके बच्चों। नेक्स्ट है, हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने और उच्च कक्षाओं तक शिक्षा को जारी रखते हुए आगे बढ़ने का कितना अवसर मिल पाता है, पता हो गया, उसको सुधार लीजिएगा, मिल पाता है। समूह में चर्चा कर उत्तर लिखिए। तो बच्चों, पहले के समय में, है ना, पहले के समय में लड़कियों का पढ़ना उचित नहीं समझा जाता था, अर्थात उतना उनको पढ़ाते भी नहीं थे पेरेंट्स, है ना। किंतु अब लड़कियों की शिक्षा को लेकर समाज की विचारधारा में बदलाव आ रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी लड़कियों को पढ़ाना वर्जित है, इस प्रकार से है, कम पढ़ाते हैं, किंतु अब इसमें बदलाव आ रहा है और सभी जो है, लड़का हो या लड़की, सभी को पढ़ने के लिए उचित अवसर दिया जा रहा है और पेरेंट्स भी, है ना, अपने लड़के लड़कियों को बराबर रूप से पढ़ा रहे हैं, जो कि उचित है। और ये जो शिक्षा का अवसर है, उन्हें बराबर रूप से, लड़का हो या लड़की, सभी को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। क्या हमें शकुन अपशकुन जैसी मान्यताओं पर विश्वास करना चाहिए? इन मान्यताओं को स्वीकार करने के कारणों पर साथियों व अभिभावकों से चर्चा कर अपनी समझ को लिखिए। क्या कहा जा रहा है? क्या हमें शकुन अपशकुन मीन्स शुभ अशुभ जैसी मान्यताओं पर विश्वास करना चाहिए? इन मान्यताओं को स्वीकार करने के कारणों पर साथियों व अभिभावकों से चर्चा कर अपनी समझ को लिखिए। तो क्या होता है बच्चों, आपके अनुसार से क्या लग रहा है? शकुन अपशकुन मानना अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, कहीं ना कहीं क्या है, इससे जैसे ये चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने जाना, है ना, छींक आने के बाद जो स्थिति क्रिएट हुई संजू के लिए, उससे हम लोगों ने समझ गए, क्या समझ आया हम लोग को क्या समझ मिला उससे, उस स्थिति से, छींक से, है ना। उनके मन में थोड़ी देर के लिए तो ये उत्पन्न हो गया था मन में भावना कि हमें छींक आ गया या अपशकुन है, अब नहीं जाना चाहिए स्कूल, लेकिन उन्होंने मन में दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संजू ये संकल्प ली कि नहीं, मुझे तो अभिनय का पात्र मिला हुआ है, वहाँ पर अभिनय करना है। इस वजह से उन्होंने उस देखा जाएगा जो होगा सो होगा ऐसा करके वो चली गई। तो क्या हुआ बच्चों, उनको पुरस्कार भी मिला और साथ ही साथ लोगों से क्या है, एक बधाई भी, वहाँ पर जो है सब लोगों ने उन्हें क्या कि बधाई भी दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये शकुन अपशकुन क्या है, हमें हमारे अंदर अंधविश्वास को बढ़ाता है। इसलिए ऐसी अंधविश्वासों के चक्कर में पड़कर व्यक्ति स्वयं का नुकसान कर बैठता है, उसके कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। इन मान्यताओं को स्वीकार करने के कारण रूढ़िवादी विचारधारा है। हमें हमेशा हर काम जो अच्छा हो, नेक हो, कर्तव्य हो, उसे बखूबी पूरा करना चाहिए और अपने कर्तव्य के मार्ग पर हमेशा अग्रसर होना चाहिए।
हर कार्य के लिए जो काम अच्छा हो उसके लिए सभी समय क्या होते हैं, शुभ होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, दृढ़ निष्ठा, संकल्प शक्ति और उत्साह है। तो इसलिए अच्छे काम के लिए कभी भी व्यक्ति को अंधविश्वास को आड़े आने नहीं देना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यालय और तोतो चांद के विद्यालय में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अपने अनुभव को संक्षेप में लिखिए। आप अपने विद्यालय और तोतो चांद के विद्यालय में क्या फ़र्क महसूस करते हैं बच्चों? अपने अनुभव को संक्षेप में लिखिए, क्योंकि तोतो चांद विद्यालय के बारे में आप लोग को पता है क्या कि वहाँ पर बिल्कुल बच्चे फ्री रहते हैं, है ना, कोई प्रेशर नहीं रहता उनको। जहाँ पर भी बैठ के मन पड़े, जैसे खिड़की में बैठ के मन पढ़ रहा है पढ़ूं, तो वो बच्चे खिड़की में जाके बैठ जाते हैं, इस टाइप से स्वतंत्र रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, हाँ, क्या फ़र्क महसूस होता है? तो बच्चों इस प्रश्न का तो जैसे आप लोग भी मीटिंग में बताइएगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तोतो चांद की विद्यालय की कक्षाएं रेल के डिब्बे थी और उसी में उनकी कक्षाएं लगती थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ स्कूल का गेट, पेड़ की शाखा बच्चों के खेलने के कोने, और हमारे स्कूल पक्की इमारतें हैं और खेलने के लिए बड़ा सा मैदान। तोतो चांद के विद्यालय में खेलना अधिक और पढ़ना कम था, मतलब बिल्कुल बच्चे फ्री थे। आप लोगों को भी बच्चों यदि फ्री छोड़ दिया जाए तो आप लोग क्या करना चाहोगे? ज़्यादा टाइम तक पढ़ोगे क्या? नहीं, आप लोग खेलोगे ज़्यादा और पढ़ोगे कम। वैसे ही तोतो चांद के विद्यालय में खेलना अधिक होता था और पढ़ना कम होता था। और कई परिप्रेक्ष्य में ये जो है बच्चों की, आप यदि 4 घंटे से बैठे हो और आपका मन नहीं है पढ़ने में तो कोई मतलब का नहीं है, और वहीं आप आधे घंटे भी पढ़ते हो लेकिन मन लगा करके पढ़ते हो तो वो क्या होता है, फलदायी होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तो जब भी पढ़े बच्चों मन लगा करके पढ़ना चाहिए। डायरी के बारे में आपने सुना होगा, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं? साथियों से बातचीत कर लिखिए। साथ ही इसमें लिखी गई सामग्री क्या लेखन के अन्य तरीकों से भिन्न होती है? इस पर शिक्षक के सहयोग से चर्चा कर अपनी समझ को नोट कर कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों जैसे कि मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में पहले से ही आप लोगों को बताया था क्या डायरी के बारे में कि लेखन किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए। तो बच्चों डायरी में हम दिन भर की सारी घटनाएं लिखते हैं, या फिर जो घटना हमारे मन को छू गई हो उसे लिखते हैं। यह लेखन के अन्य तरीकों से थोड़ी भिन्न होती हैं। इसमें घटित वाक्यों को अपने शब्दों में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं अपने शब्दों में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी न होने पर क्या हानि होगी? तो ये तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, क्या कि लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी न होने पर क्या हानि होगी। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम जी के मत से हम सभी सहमत हैं। क्या उनका कहना है कि एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो उसका परिवार बढ़ेगा और इसी प्रकार समाज राष्ट्र बढ़ेगा। अतः वक्त पड़ने पर परिवार का भरण पोषण का जिम्मा भी ले सकती है। अतः लड़कियों को पढ़ने की पूरी तरीके से पूर्ण आज़ादी न होने पर उपयुक्त बातों से वंचित रह जाएंगे, अर्थात हम अन्य सभी क्षेत्रों में पीछे रह जाएंगे। जैसे कि सभी आज राष्ट्र जो है एक दूसरे से कंपटीशन में हैं, सब आगे जाना चाहते हैं, तो उसमें हम नहीं बढ़ सकते, हमारा जो विकास है वो अवरुद्ध हो सकता है। ठीक है बच्चों, डायरी लिखने के क्या लाभ हो सकते हैं? तो बच्चों डायरी लिखने के अनेक लाभ हो सकते हैं। जैसे डायरी गद्य की एक विधा है ना। डायरी में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है कि वो कैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, है ना। डायरी पढ़कर व्यक्ति घटनाओं वस्तुओं के संबंध में डायरी लेखक के दृष्टिकोण को समझा जा सकता है कि उनका किसी भी वस्तु के संबंध में या किसी भी विषय वस्तु के संबंध में उनका जो दृष्टिकोण कैसा है, इसको हम समझ सकते हैं। नियमित डायरी लिखने पर लेखक की भाषा में परिष्कार आता है, अर्थात सुधार होता है, शुद्धता होती है। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की डायरियाँ साहित्य एवं इतिहास की धरोहर हैं। तो अनेक लाभ होते हैं बच्चों डायरी लिखने से, तो हमें भी डायरी लिखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है भाषा से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भाषा से। तो भाषा से को चलिए पढ़ लेते हैं। पाठ में हंसाना, बढ़ाना, खिलाना,
सिकवाना आदि क्रिया पद प्रयुक्त हुए हैं जिन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक, प्रेरणा जिससे प्राप्त हो, अर्थात वह क्रिया जिससे यह सूचित होता है कि किसी की, है ना, किसी कार्य, क्या सूचित होता है कि कार्य किसी की प्रेरणा से या किसी दूसरे के द्वारा कराई जा रही है, स्वयं से नहीं, किसी दूसरे से प्रेरित होकर किया जा रहा है। जैसे गिरना, गिराना, गिरवाना, चलना, चलवाना, चढ़ना, चढ़ाना, चढ़वाना आदि। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अधिकतर धातुओं से दो दो प्रेरणार्थक क्रिया बनती हैं। जैसे पहली प्रेरणार्थक में आ और दूसरी में वा जुड़ता है। आप खेलना, बोलना, खाना, रोना, देना जैसे क्रियापदों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। तो हमारे लिए क्या प्रश्न है बच्चों? खेलना, बोलना, खाना, रोना, देना जैसे क्रियापदों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाना है। तो बताइए बच्चों, खेल से बना है ना, खेल से खेलना, और क्या बन जाएगा? खेलवाना। उसी प्रकार बोल से बोलना, बोलवाना। खाना से क्या हो जाएगा? खा से खाना और खवाना। क्या हो सकता है? खाना और खवाना। रोना से, तो रो से, रो धातु है, तो रो से क्या हो जाएगा? रोना। रो में ना, रोना और रुलवाना। देना का दे है, मेन शब्द ना इसमें जुड़ा हुआ है प्रत्यय, तो देना का देना हो जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा? दिलवाना। तो इस प्रकार से क्रियापदों से प्रेरणार्थक क्रिया आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। ओके। जैसे यहाँ पर गिर मूल धातु है, ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो गिरना हुआ, खेल खेलना, बोल बोलना, तो खेल से दो बनाए हम लोग ना, खेलना और खिलवाना। बोल से बोलना, बुलवाना। खा से खाना, खावाना। रो से रोना, रुलवाना। दे से देना, दिलवाना। ओके। तो इस प्रकार से इस आप लोग बनाओगे। नेक्स्ट है प्रतिदिन। दिनों दिन यथा संभव, यथा समय जैसे शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है। जो समासिक पद हैं, समास के भेद की दृष्टि से ये उदाहरण अव्ययी भाव समास के हैं। किसके हैं? अव्ययी भाव समास के हैं। इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। अव्यय पता है ना बच्चों आप लोगों को, जिसका व्यय ना हो सके, इसके बारे में मैं वीडियो हिंदी में बताया हूँ। जो यथावत रहता है, लिंग, पुरुष और विभक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, जिसमें उसे अव्यय कहते हैं ना। इस समस्त पद का किसी रूप किसी भी लिंग वचन आदि के कारण नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय बन जाता है, उसका रूप कभी नहीं बदलता है, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। पाठ में प्रयुक्त अव्ययी भाव समास के 5 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों 5 उदाहरण हम लोगों ने इस पाठ में पढ़े हैं। क्या क्या? जैसे यथाशक्ति, तो ये शक्ति मनुष्य क्रम में संस्कृत में हो जाता है ना, तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे यथा है, यथा शक्ति। अब यहाँ पर यथा जो है, यथा क्या है? अव्यय है ना। यथा क्या है? अव्यय है। यथा जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता, और हमारे यहाँ पर अव्ययी भाव समास से समस्त पद अव्यय बन, अब ये समस्त पद अव्यय हो गया। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार प्रतिमास, तो प्रति भी चेंज नहीं होता, प्रति प्रत्येक महीना। आजन्म, जन्म से, आजन्म। जन्म पर्यंत, जन्म भर से, जन्म तक। यथोचित, यथोचित, तो 5 हो गए। कौन कौन सा? यथाशक्ति, प्रतिमास, आजन्म, जन्म पर्यंत, यथोचित। तो इस प्रकार से 5 अव्यय हो गए, 5 अव्ययी भाव समास के उदाहरण हो गए। ओके। और अव्ययी भाव समास के बारे में मैं आप लोगों को समास का जो ग्रामर वीडियो है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो इसमें लॉन्ग हो जा रहा है बच्चों के। नेक्स्ट है पाठ में डूबती, उतराती, नाच गाना, जाने अनजाने, खेलने कूदने, चौके चूल्हे आदि इस तरह के योजक चिन्हों से जुड़े युग्म शब्दाएं हैं जो द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। विग्रह करने पर इनका अर्थ क्रम से डूबना और उतराना, नाचना और गाना है। इन शब्द युग्मों में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी गौण नहीं होता। इन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। पुस्तक से इस समास के 10 उदाहरणों को ढूंढकर लिखिए और उनका समास विग्रह कीजिए। तो बच्चों जैसे कि द्वंद्व समास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे
आलू मटर, जैसे एक एक हम उदाहरण से समझते हैं। आलू मटर तो क्या हो जाएगा, आलू और मटर दोनों प्रधान हैं। भाई बहन, भाई और बहन। राजा रानी, रानी और राजा और रानी। लाभ हानि, लाभ और हानि। आना जाना, आना और जाना। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु। माता पिता, माता और पिता। समास विग्रह करने पर थोड़ी बहुत, थोड़ी और बहुत। रंग बिरंगी, रंग और बिरंग। छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी। तो इस प्रकार से 10 उदाहरण हो गया। आप लोग अपने तरफ से यदि आप जो द्वंद्व समास को समझ गए तो उदाहरण तो आप अनेक बना सकते हैं। तो ये समझ में आएगा बच्चों। यदि इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस पाठ में एक वाक्य आया है, कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। ठक ठक ध्वन्यात्मक शब्द है। किसी वस्तु पर जब हम दूसरी वस्तु से प्रहार करते हैं तो ठक जैसी आवाज होती है। इसी तरह की आवाज करने वाले शब्दों को ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं। आप भी 4 अन्य ध्वन्यात्मक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ध्वन्यात्मक शब्द जिसमें ध्वनि हो, है ना, नाम से क्लियर है ना। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, जैसे खट खट, टप टप, टन टन, दन दन। खट खट का वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, वह खट खट सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया। टप टप, पत्तियों से टप टप पानी की बूंदें टपक रही थी। टन टन, टन टन घंटी बजी और बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। दन दन, शिकारी ने दन दन 2 गोलियां दागी और शेर ढेर हो गया। तो इस प्रकार से ये ध्वन्यात्मक ध्वनि है। रामदयाल ने एक वाक्य लिखा, मैं प्रतिरोज श्रुति लेख लिखता हूँ। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, उसका कारण लिखिए और वाक्य शुद्ध करके लिखिए। मैं प्रतिरोज श्रुति लेख लिखता हूँ, इसमें क्या अशुद्धि है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, इस वाक्य में पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति मतलब बार उसी को और लिखना। वाक्य में प्रतिरोज शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों, हर रोज। किंतु वाक्य में प्रतिरोज के स्थान पर केवल रोज शब्द का प्रयोग करने पर भी वही अर्थ निकलता है। तो पुनरुक्ति बार बार उसी को क्यों लिखे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं रोज श्रुति लेख लिखता हूँ। इस टाइप से क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही, मुझे आपसे इतना भर कहना है। तो क्या हो गया यहाँ पर, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए, तो इसको पढ़ना है ना। मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही, मुझे आपसे इतना भर कहना है। इन दोनों वाक्यों में, यहाँ पर दिया हुआ इन दोनों वाक्यों में भर शब्द का प्रयोग हुआ है। यह निपात सूचक शब्द है। पूर्व के पाठ में आपने इस विषय में पढ़ा है। दिए गए दोनों वाक्यों में इसका अर्थ अलग अलग है। इनके अर्थों पर विचार कीजिए और लिखिए। तो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर जो क के वाक्य है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही, यहाँ पर पूरी रात है ना, यहीं पर हो रहा है ना इसका अर्थ, मैं पूरी रात उनके पास बैठी रही। अब दूसरा नंबर में, मुझे आपसे इतना भर कहना है। वाक्य में भर शब्द का अर्थ क्या है, सेकेंड नंबर में, ख नंबर में केवल, मुझे केवल, है ना, मुझे आपसे इतना भर कहना, मतलब केवल इतना ही कहना है, इस प्रकार से। तो पहला में पूरी और दूसरा जो वाक्य में है केवल के संदर्भ में भर का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट है योग्यता विस्तार दिया हुआ है बच्चों। आप अपने साथियों के साथ पिकनिक पर गए होंगे। पिकनिक पर जाने की योजना बनाने से लेकर पिकनिक से प्राप्त आनंद, खुशी, साथियों के सहयोग और समन्वय आदि से प्राप्त अनुभवों को डायरी में लिखने का प्रयास करिए। तो बच्चों ये तो आप लोगों का वर्क है, योग्यता विस्तार, इसको आप लोग करिएगा। अपने विद्यालय में कक्षा 9वीं के साथियों से हिंदी के पाठ्य पुस्तक मांगकर अपूर्व अनुभव और शीर्षक के संस्मरण को पढ़कर आपस में चर्चा कीजिए कि पढ़ने में आपको क्या मज़ेदार लगा। बापू ने सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के कुछ अंश डायरी के रूप में लिखे हैं। इस पुस्तक को खोजकर पढ़िए। कक्षा में एक एक दिन का क्रियाकलाप हर विद्यार्थी सुनाएं। साहित्यकारों और राजनेताओं ने खूब सारी डायरियाँ लिखी हैं। उन सभी के नामों की सूची अपने शिक्षकों और साथियों के सहयोग से बनाइए। तो ये योग्यता विस्तार का है बच्चों, इसको आप लोग करिएगा। और इसमें भी किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।